Hello, hi, namaskar. Welcome back to my channel In Your Hope. Guys, we are now in active mode to share with you the most important question who are preparing for social science subject. कोई भी TGT के बाद कहो, PGT, BTT, anything else like CTET paper 2 social sciences, paper 1 social sciences और कोई भी important exam which is related to social sciences. सामाजिक विज्ञान की जो विषय होते हैं उनमें से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लगभग आपके पास बहुत मोर देन 50 क्वेश्चंस आर हियर टू डिस्कस विथ यू. I hope this will be really grateful. Hopefully, it will be useful for your examination. Without wasting your time, let us start this video. क्वेश्चन नंबर 21. इसका जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इट इज इन माय प्लेलिस्ट. प्लीज टू वॉच ऑल दिस बिफोर EMRS सीरीज, DSSP सीरीज, CTET सीरीज. इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू. क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है हमारे? वर्कर्स हैव नथिंग टू लूज बट देयर चेंज वाज सेट बाय. ये जो स्टेटमेंट है जो कि वर्कर्स हैव नथिंग टू लूज, वर्कर्स के पास कुछ भी गंवाने के लिए कुछ भी नहीं होते, बट दे आर चेंज, सिवाय उनका चेंज की. जैसे कि वर्कर्स का ये यूनियन की बात करो, अगर आप जो कि एसोसिएशन की बात करो, वर्कर्स के पास कुछ भी गंवाने के लिए नहीं होता, क्योंकि वो जो भी वेज लेबरर्स होते हैं या कि डेली पेड लेबरर्स होते हैं वो 500-300 रुपए डेली कमाते हैं, उनको वो एक्सपेंड कर देते हैं उनका डेली एक्टिविटीज लाइवलीहुड में. उसके बाद उनके पास कुछ भी अम्यूनिटीज नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है जैसे कि वो गवा दे. ठीक है, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली के पास कुछ कुछ होते हैं, हाई क्लास रिच क्लास फैमिली के पास बहुत कुछ होते हैं गवाने के लिए, चोरी वगैरह उनके घर में होते हैं, लेकिन वर्कर्स के घर में कभी चोरी नहीं होती क्योंकि उसके घर में कुछ भी नहीं होते. तो ये जो स्टेटमेंट है जो कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक स्टेटमेंट किनका है? ये ऑप्शंस 4 है नीचे. जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में है हिटलर, बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, सी में है कार्ल मार्क्स, डी में है स्टालिन. इनमें से कौन स्टेटमेंट दिया है कि वर्कर्स हैव नथिंग टू लूज बट दे आर चेंज? ये स्टेटमेंट है हमारे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि कार्ल मार्क्स की है. कार्ल मार्क्स कौन है ये आपको जानना है कि कार्ल मार्क्स हमारा एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट आप कह सकती हो, या रिवोल्यूशनिस्ट कह सकती हो, या फिलोसोफर्स कह सकती हो, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट कह सकती हो. वो सारे एक मिलावट होते हैं जैसे कि सोशल साइंस का. पर्टिकुलरली वो जाने जाते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक. आज ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक है क्या? जो कि अगर हम कार्ल मार्क्स के बात करें वो फेमस है 2-3 बात के लिए, जैसे कि डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म और एलिनेशन एंड क्लास स्ट्रगल. ये तीनों बात जो है एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक जो बात है, सारे चीज में कार्ल मार्क्स को इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म दिखाई देते हैं. इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है क्या? जैसे कि अगर हम हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कहें, वो एक इमोशनल एक लवेबल बॉन्डिंग है, लेकिन अगर हम कार्ल मार्क्स के भाषा में ये चीज जाने, वो सिर्फ एक इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है. कैसे इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म? जैसे कि उस समय में, जैसे कि रिवॉल्यूशन के टाइम, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम क्या होता है, जो सारे हमारे ओके तो कार्ल मार्क्स की जो बात है वो सारी चीज में उनको अर्थनीति का जो विषय वो चीज दिखाई देता है. ये पर्सनल रिलेशन की बात कहो, पेरेंट्स का लव कहो चिल्ड्रन के प्रति, या कोई भी बात कहो, वो सारी चीज को एक इकोनॉमिकली ले जाती है. तो वो है कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी. अलियनेशन कहो, क्लास स्ट्रगल बिटवीन बुर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट, तो ये है कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है आपकी? द फॉल ऑफ काजर निकोलास टुआई यूएसएसआर. अगर हम यूएसएसआर के बात करें, एक रिवॉल्यूशन है. यूएसएसआर का जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक हम जिसको कहते हैं, और जो सोशलिस्टिक स्टेट जो कि ऑफिशियली यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक्स स्टेट दैट स्पान्ड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन एंड एशियन, जिसका टाइम था लगभग 1920 टू 1991 के बीच में, जिसका एग्जिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है, उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रसियन है. एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक रिवॉल्यूशन के दौरान ये हमारा इवॉल्व एंड फेल्योर दोनों चीज डिपेंड करती है. ठीक है, जैसे कि और that is particular in practice its government and economy were highly centralized.
अगर हम उनका जो कर्तृत्व देखें या एक्टिविटीज देखें, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है। तो कौन से रिवॉल्यूशन में उनका फॉल, जैसे कि डाउनफॉल हुआ था? अगर हम कहें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन या हमारे सोशल रिवॉल्यूशन। ये हमारे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन है क्या? फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज सोवियत हिस्टोरियोग्राफी, as February bourgeois democratic revolution, and sometimes as the March revolution was the first of two revolution which took place in Russia in 1997। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है क्या? जो कि हमारा एग्रीकल्चर डोमिनेटेड स्टेट में या कोई अलग लाइवलीहुड स्टेट में एग्रीकल्चर को छोड़कर या अलग एक्टिविटीज या लाइवलीहुड को छोड़कर इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट हो रही थी। जैसे कि हमारा पहला सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान हमारा इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। बहुत सारे, जैसे फ्रेंच में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब शुरू हुई थी, वो सारे चीज, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन क्या है? रेड रिवॉल्यूशन के बाद सोशल रिवॉल्यूशन क्या है? अगर दोनों चीज हम अगर जाने कि सारे रिवॉल्यूशन क्या है, अगर वो चीज हमको ज्यादा कॉन्फिडेंट बना देती है कि वो चीज है क्या। रेड रिवॉल्यूशन को हम और एक बात कहते हैं कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ये भी वही रिलेटेड, जैसे कि सोशलिस्टिक रिवॉल्यूशन अंडर सोवियत यूनियन के लगभग वो चीज से रिलेटेड है। वो जो सारी रिवॉल्यूशन वो यूएसएसआर से जुड़ी हुई। तो यहाँ पर जो डाउनफॉल हुआ था यूएसएसआर के, वो कौन सी रिवॉल्यूशन था? वो ऑप्शन नंबर बी, हमारा फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 23, बर्मा वाज कैप्चर्ड बाय, बर्मा जो स्टेट है कौन सी कंट्री उनको कैप्चर कर रही थी या कौन सी पावरफुल स्टेट? अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, पुर्तगाल। जैसे कि इंडिया को कहो डॉच से लेकर ब्रिटेन तक सारी जो कैप्चर हुई थी पॉलिटिकली, सोशली, लैंड, सारी चीज में, सारी एस्पेक्ट में। ऐसे ही बर्मा को कौन सी कंट्री ने कैप्चर कर रखी थी? कौन सी ऑप्शन सही है? वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। बर्मा को ब्रिटेन कैप्चर करती। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 24, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अगर हम पार्लियामेंट की बात कहें या पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन से है, तो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से अगर आप चाहते हो, इसका जो सबसे अच्छी बुक है वो है हमारे एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी 6th एडिशन। तो वो 6th एडिशन आप देख सकते हो, सारी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू कोई भी पॉलिटिकल साइंस के, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के प्रिपरेशन कर रही हो तो उन लोगों को पता है, जो कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट में ज्यादा डीप जाने जाते हो तो आप पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर टू पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में जानने, तो वो चीज हमारा है एम लक्ष्मीकांत। आप फॉलो कर सकते हो, डीडी बसु भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन एम लक्ष्मीकांत ज्यादा प्रिफरेबल है, ये बुक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किनको लेकर होते हैं? जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन सारे लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम कहते हैं। जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिर्फ स्टेट ही होते हैं। ये सारे लोग किसके पास रेस्पॉन्सिबल है? प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट या लोकसभा? हमारा यहाँ पर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डी, लोकसभा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 25, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, सिटीजनशिप, ये सारे चीज वहां पर रिलेटेड है। तो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कौन से आर्टिकल दौरान ये हमारे इंक्लूडेड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? वो है हम इसका पहले जानने से पहले हम ये जानते हैं कि कौन सी अमेंडमेंट में ये जुड़ी हुई है। रिलेटेड टू इस अमेंडमेंट भी बहुत सारी एग्जाम में आती है, जैसे कि 42 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुई थी, वो 10 नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी, जैसे कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन उसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट एक बार हुई थी, दूसरा बार वो 2002 में हुई थी।
वो कौन सी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज और एक फंडामेंटल ड्यूटी जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के दौरान वो हुई थी। देन इट टोटली 11 नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर। कौन से आर्टिकल में है वो? जो आर्टिकल 351, आर्टिकल 72, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 65। तो ये है हमारे आर्टिकल 51A। तो फंडामेंटल ड्यूटी 11 फंडामेंटल ड्यूटी, पहले ये वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुई थी। देन 10 नंबर्स फंडामेंटल ड्यूटीज वर देयर, लेकिन आफ्टर दैट इन 2002 में ये हुई थी और एक फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर रही थी। तो लगभग हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। कौन से आर्टिकल में? 51A। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 26, राइट टू इक्वालिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ। जो हमारा राइट टू इक्वालिटी हम कहें, अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स में है राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में है? क्या चीज इनमें से है? कितने सारे चीज को हम ध्यान में रखते हैं राइट टू इक्वालिटी के बात अगर करें? ऑप्शन नंबर ए में है चाइल्ड लेबर, अनटचेबिलिटी, जेंडर एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है आर्टिकल 14 में है ये हमारे, ठीक है, 14 to 18 में क्या है हमारे? बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि फंडामेंटल राइट, द स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 32, नो वन इज एबव द लॉ, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। तो हमारा चाइल्ड लेबर, क्या राइट टू इक्वालिटी में अबोलिशन क्या हुई थी? कौन सी प्रैक्टिसेस? चाइल्ड लेबर, अनटचेबिलिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही है। आर्टिकल 14 जो चाइल्ड राइट टू इक्वालिटी है हमारे 14 to 18 में है आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। चाइल्ड लेबर को भी ये प्रोहिबिशन करी थी, अनटचेबिलिटी की भी अबोलिश कर थी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी ये प्रोहिबिट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि सही आंसर है हमारा ऑल ऑफ द एबव। देन क्वेश्चन नंबर 27, ब्रोंज वाज मेड बाय मिक्सिंग। एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी की या सीबीएसई की कोई भी जनरल साइंस, जैसे कि 8, 9, 10 के जनरल साइंस ले, वो पढ़ो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता हो जाएगी जनरल साइंस के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन है जो कि ब्रोंज कैसे बनाए जाते हैं, कौन सी धातु को लेकर मिक्सिंग कर कर। ऑप्शन नंबर ए में आपके कपर मैंगनीज को मिक्स कर कर ब्रोंज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है आपके कपर जिंक को लेकर ब्रोंज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपके कपर एंड लीड को लेकर ब्रोंज होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में आपके आयरन एंड टीन को लेकर ब्रोंज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही वो है कपर एंड जिंक। कपर एंड जिंक को मिलावट कर कर मिलाते हम ब्रोंज का प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ब्रोंज इज वाज मेड बाय मिक्सिंग कपर एंड जिंक। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 28, द अर्लीस्ट लैंग्वेज ऑफ द आर्यंस वाज व्हाट। जो कि हमारे द्राविडन कहो, आर्यन कहो, मंगोलॉइड कहो, जो कि हमारे रेसियल ग्रुप से इंडिया की। पहले अगर हम सिविलाइजेशन के जो हड़प्पा सिविलाइजेशन या हमारे जो कि रिवर वैली सिविलाइजेशन कहो, जो कि सिविलाइजेशन के दौरान हमारा मनुष्य अभी हमारा कौन सी सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन अभी चला, आधुनिक सभ्यता। इसके बाद जो हमारे आर्यंस का जो लैंग्वेज थे पहले, अर्लीस्ट लैंग्वेज, उसके बाद तो उनका लैंग्वेज चेंज हो गया है। तो आर्यंस का लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत, उर्दू, तमिल, अफगानी। तो हमारे आर्यंस का लैंग्वेज पहला जो अर्लीस्ट लैंग्वेज थे वो है हमारे संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 29, द फ्यूडलिज्म सेंटर्ड अराउंड। जो कि हम फ्यूडलिज्म के बात कहें वो क्या है, उसका मतलब क्या है? अगर आप फ्यूडलिज्म का मीनिंग समझते हो तो आंसर करना बहुत सही हो जाएगी। आर्ट, बिजनेस, लैंड, सर्जरी। फ्यूडलिज्म अगर हम कहें वो रिलेटेड टू है हमारे लैंड। ओके, ऑप्शन नंबर सी। Then question number 30, a new language developed in India during the medieval age. medieval age में जैसे कि हमारे ancient, medieval and modern. medieval age में हमारा जो new language का सृष्टि हुई थी, जो उनका जन्म हुई थी, वो कौन सी लैंग्वेज है इनमें से? तो मिडिवल टाइम का जो लैंग्वेज 3 मेन लैंग्वेज थी, जैसे कि हम कह सकते हैं वो 3 लैंग्वेज। यहाँ पर ऑप्शन कौन से सही वो पहले देखते थे, उसके बाद हम इंडिया में
तो मीडियावाल इस जो है वो इंडिया में उसका लैंग्वेज थी वो है उर्दू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बाहर की बात करें तो इट्स इंग्लैंड में हुई थी क्या चीज मीडियावाल पीरियड में, इंग्लिश, एंग्लो नॉर्मन जो कि फ्रेंच कह सकते हैं, एंड लैटिन, हेब्रू एंड अरामिक, ये जो लैंग्वेज है जूइश कम्युनिटी इन इंग्लैंड वो चीज हुई थी। लेकिन इंडिया में अगर बात करें वो हो उर्दू। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 30 उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 31, द इलेक्शन सिंबल ऑफ हुइच पॉलिटिकल पार्टी इज ए लोटस फ्लावर। ये शायद ये क्वेश्चन अगर नहीं आ सकती और स्टेट लेवल का क्वेश्चन आ सकती है तो उसका इलेक्शन सिंबल, एक इलेक्शन सिंबल होगी उनका, जो कि इलेक्शन सिंबल ऑफ बीएसपी क्या है, या एलिफेंट किसका इलेक्शन सिंबल है, वो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जैसे कि मायावती जी का है। तो वो चीज जैसे कि लोटस फ्लावर आप तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बीजेपी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 32, which of the regional party is correctly matched। इनमें से कौन सी रीजनल पार्टी यहाँ पर आपके पास स्टेट है उनका पार्टी भी है, आप कौन सी रीजनल पार्टी स्टेट के सहित संबंधित है। एआईएडीएम के, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एआईएडीएम के कौन सी स्टेट में है वो कहती है तमिलनाडु, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू एंड कश्मीर, अकाली दल है पंजाब, एंड ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव का मतलब क्या है, सारे जो ऊपर दिया गया है स्टेट एंड पार्टी वो रिलेटेड सेम से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एआईएडीएम के तमिलनाडु में है जो नेशनल रीजनल पार्टी है उनका, हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो जम्मू कश्मीर में है, अकाली दल जो है वो पंजाब में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, which article states that the state cannot discriminate a citizen on the basis of religion, race and sex। ये तो एक फंडामेंटल आर्टिकल है जो कि हमारा फंडामेंटल आर्टिकल रिलेटेड टू 12 टू आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 32 तक है। तो उनके बीच में कौन से आर्टिकल जो है जो हमारा स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एंड सेक्स। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 18, आर्टिकल 11, आर्टिकल 372। ये तो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट के दौरान इतने ही आता, आर्टिकल 11 नहीं आता है क्योंकि फंडामेंटल राइट शुरू होता है आर्टिकल 12 में। तो क्या बच गई यहाँ पर, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 18। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल जो है वो कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, आर्टिकल 14 टू 18, देन 19 टू 22 आर्टिकल है राइट टू रिलीजन। तो यहाँ पर कौन सी बात है जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर हमारा तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो ये तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, आप मुझे क्वेश्चन पहले से देख लो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, देन आर्टिकल 34, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34, कुछ क्वेश्चन इसका बीच में मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई टास्क नहीं दिया जाएगा तो सिर्फ बता देंगे तो आप कोई चीज देख लोगे थोड़ा सा, तो आप बहुत सारी अलग सा चीज भी पा जाओगे। ठीक है, देन आर्टिकल 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री। ओके, ऑल ह्यूमन बींग आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। जब भी हमारे जन्म के समय हम जो जन्म लेते हैं तो उसी के समय हमारा जीवन जो है वो फ्री है, इक्वली हमारा डिग्निटी है एंड राइट्स है, अधिकार भी है, सम्मान भी है। दिस इज प्रोक्लेम्ड इन कौन सी रिवोल्यूशन या कौन सी डिक्लेरेशन में वो हुई थी, जैसे कि राइट द रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लडी रिवोल्यूशन या डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पर हमारा जो ये जो स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दौरान में ये स्टेटमेंट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिलिटरी पार्ट। यहाँ पर जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कहो या कोई एमओयू कहो वो है, जैसे कि नाटो, इसरो, नासा, सार्क। तो यहाँ पर कौन सी जो चीज है जो एक मिलिटरी पार्ट है वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए, नेशनल अलायंस जो कि नाटो है। ठीक है,
Option number A is the correct answer. Then question number 36. Which of the following pairs of the countries were superpowers after Second World War? हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 से 18, देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी अब उसी के दौरान, ठीक है, 45 से 48, जो कौन सी जो स्टेट है या कौन सी कंट्री है जो कि वर्ल्ड सुपर वर्ल्ड पावर हो गए थे? यूके एंड चाइना, यूएसए एंड यूएसएसआर, यूके एंड पोलैंड, फ्रांस एंड द यूएसए। पहले ये चीज जानना है आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, कब हुई थी, किसके साथ हुई थी, कौन सी कंट्री, दो ही पार्ट में विभक्त हुई थी, दो ही डिवीजन हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेम चीज हुई थी, कौन सी जो स्टेट होते हैं किसके साथ होते हैं, वो चीज जानना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सुपर पावर हो गई थी वो है हमारे ऑप्शन नंबर बी, यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका एंड यूनियन सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 37, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय द यूनियन ऑन कौन सी डेट में या कौन सी ईयर में, जो कि हमारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो कि होते हैं चाइल्ड आर बॉर्न फ्री एंड इक्वली राइट एंड डिग्निटी, कौन सी डिक्लेरेशन जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन थी कौन सी ईयर कौन सी डेट में हुई थी? ऑप्शन नंबर एम है 20 अगस्त 1948, 10 दिसंबर 1948, 20 जनवरी 1948, 10 फरवरी 1945। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही है, पहले से हमारे क्वेश्चन हो गई थी जबकि दिसंबर में होते, तो यह ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर 1948 में हुई थी हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके बाद हमारा ह्यूमन कमीशन भी गठित हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 38, द लाइन दैट डिमार्केट्स इंडिया एंड कौन सी स्टेट है डैश इज द मैकमोहन लाइन, जो हमारा मैकमोहन लाइन है जो कि दोनों कंट्री का बीच में है, इंडिया और एक कौन सी कंट्री है, उन कौन सी कंट्री है जो हम कहते हैं मैकमोहन लाइन, उनको कहते हैं चाइना, भूटान, श्रीलंका, बर्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए, चाइना एंड इंडिया के बीच जो लाइन्स होते हैं जियोग्राफिकल डिवाइडेशन जहाँ पर होते हैं वो है मैकमोहन लाइन, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी बोल सकते हैं, चाइना इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, तो ये है हमारा मैकमोहन लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 39, नेम द रिचेस्ट, डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट गोल्ड माइन इन इंडिया, जो कि सबसे पुराने, सबसे बड़े, सबसे डीप भी है गोल्ड माइन इंडिया का कौन सी है? हुट्टी, गोलकुंडा, कोलार एंड नेल्लूर। यहाँ पर जो माइंस है, गोल्ड माइन जो है, ठीक है, वो कौन सी है जिस माइन को हम कहते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट, रिचेस्ट एंड डीपेस्ट, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोलार। कोलार कहाँ पर है ये भी जानना है आपको। कोलार जो है वो कर्नाटक में है, जो कि लगभग पास 245 किलोमीटर एंड चेन्नई के बीच, दोनों के भीतर है, ठीक है। तो ये एक बहुत पुराने गोल्ड माइनिंग है जो कि बट इज अराउंड टू बी after due to fall in the gold prices, the mine close to related to Karnataka and Chennai। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 40, रबर इज कोहेरेंट इलास्टिक obtained from the latex of rubber trees। latex means what? अगर हम कहें रबर इज कोहेरेंट इलास्टिक, रबर एक कोहेरेंट इलास्टिक है, वो हम सब जानते हैं। देन इज ऑब्टेन फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ रबर ट्रीज, जो रबर ट्रीज का जो लैटेक्स है उनसे, जैसे कि हमारा लीफ हो, रूट हो, फ्रूट्स हो, वो चीज में हम किसी चीज का प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर रबर ट्रीज का लैटेक्स में रबर प्रस्तुत होते हैं, वो कौन से क्या भाग है, एक वृक्ष का क्या भाग है एक पेड़ का? तो ऑप्शन नंबर ए में है द स्टीम द रबर ट्री, जो लैटेक्स है स्टीम है रबर ट्री का, द बॉड ऑफ द रबर ट्री, द लिक्विड सिक्रेशन ऑफ द रबर ट्री, द फ्लावर ऑफ द रबर ट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज ए लिक्विड सिक्रेशन। जैसे कि हमारा एक ग्रीन लिप्स के वृक्ष में या पेड़ में वो लैटेक्स का टाइप का एक रबर निकलती है,
वो चीज, जैसे कि रबर ट्रीज का जो लैटेक्स का जो पार्ट है वो है लिक्विड सिक्रेशन एक हो रही है, तो वो चीज रबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 41। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, बरमुंडा इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। जैसे कि चार ऑप्शन है, बरमुंडा जो है उनका नाम किसके साथ जुड़ी हुई है, सुनामी, साइक्लोन, ओसेनिक राइज, वोल्कानिक एरप्शन। तो यहाँ पर बरमुंडा जो है वो एक ओसेनिक राइज है, ठीक है, जो हम एक जाने जाते हैं एक ओसेनिक राइज का नेम है वो है बरमुंडा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड घोस्ट टाउन। जो हम जाने जाते हैं कि एक घोस्ट टाउन है जो ह्यूमन रिसोर्सेस, एयर रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस और मिनरल रिसोर्सेस, एक जैसे कि एक कॉमन सेंस क्वेश्चन कह सकते हो आप, वो है मिनरल रिसोर्सेस। क्यों मिनरल रिसोर्सेस, क्योंकि खुदाई कर कर बहुत डीप में हमको जाने पड़ते हैं, जो कि वो चीज है घोस्ट टाउन जिसके बाद किसी को पता नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मिनरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड घोस्ट टाउन। क्वेश्चन नंबर 43, क्षत्रियस आर द पीपुल इंटरेस्टेड विथ। क्या है ये क्षत्रिय, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये चार का वर्ण विभाजन है इन द इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज का ये वर्ण विभाजन है, जो कि है ब्राह्मण पूजा पाठ में लिप्त रहते हैं, क्षत्रिय क्या करते हैं, वैश्य क्या करते हैं, शूद्र जो उनका लाइवलीहुड का डिवीजन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्षत्रिय का जो काम है वो रिलेटेड टू फाइटिंग, ठीक है, जैसे कि सोल्डर्स टाइप का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। एलपीजी पॉलिसी ऑफ एलपीजी कौन सी ईयर में हुई थी, कौन से गवर्नमेंट के साथ हुई थी, उन्हीं समय हमारा इकोनॉमिक फिनांस मिनिस्टर थी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो कौन सी ईयर में वो हुई थी, इंडियन गवर्नमेंट जो भी की लिबरलाइजेशन पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को टेक ओवर किया। क्या है ये पॉलिसी, जो हमारा ओपन ऑफ द इंडियन मार्केट टू फॉरेन फ्लोइंग, जैसे कि हम एफडीआई को, फॉरेन फंडिंग को, इन्वेस्टमेंट को ज्यादा फोकस करें। देन उसके बाद हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा इंडियन मार्केट का चीज फॉरेन में मिल सकती है, फॉरेन मार्केट का जो थिंग्स है वो इंडियन मार्केट में मिल सकती है। तो ये जो पॉलिसी है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, वो है हमारे ऑप्शन नंबर एक मिनट, जो कि हमारा 1991 में हुई थी। हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारा फिनांस मिनिस्टर थे इंडिया की, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय वो हुई थी एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट या एलपीजी मॉडल ऑफ पॉलिसी 1991 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया गॉट इंस्पायरेशन फ्रॉम। जो हमारा नक्सलवादी जो इंडिया में बहुत ज्यादा हो रही थी, कब कहाँ से वो उनका इंस्पिरेशन ली, क्योंकि उनसे इंडिपेंडेंस के पहले के बात करो या उसके लगभग अर्ली इंडिपेंडेंस के बात करो, इतने नक्सलाइट नहीं हुई थी। उसके बाद बहुत सारी नक्सलाइट मूवमेंट हो रही थी, वो इंस्पिरेशन कहाँ पर लाई थी वो चीज, रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या चाइनीज रिवॉल्यूशन, वो है हमारे चाइनीज रिवॉल्यूशन। या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 46, the oldest issue of dispute between India and Pakistan has been किसके लिए वो चीज हो रही है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में सबसे पुरानी दुश्मन जो हो रही है। दुश्मन का मतलब ये नहीं कि देश इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई ये हो रही है, लेकिन उनका जो कड़ा है, कंदल है इंडिया पाकिस्तान दोनों स्टेट की बीच में, वो कौन सी एस्पेक्ट में है, जैसे कि रिवर डिस्प्यूट में है इंडिया पाकिस्तान की, माउंटेन, वो दोनों स्टेट अगर इंडिया पाकिस्तान दोनों स्टेट अगर सही सलामत रहे बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बार चीज में ना पॉलिटिकल इश्यूज हो जाती है, रिलेटेड बहुत सारी थिंग हो सकती है। तो ये चीज को हम कैसे दोनों कैसे एक संबंध बनाए, खुशी में रहे, वो चीज को गवर्नमेंट भी ध्यान देते हैं, दोनों गवर्नमेंट ध्यान देती है। तो यहाँ पर ओल्डेस्ट इशू डिस्प्यूट जो इंडिया पाकिस्तान के बीच है वो है हमारा कश्मीरी सोच, ठीक है। तो 46 का आंसर है
ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर को लेकर बहुत बार इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कंदल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, name the operation which flushed out the terrorist hold of inside the Golden Temple in अमृतसर। जो हमारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर जो है पंजाब में, एक टेररिस्ट ऑपरेशन हुआ था वहां पर, उस ऑपरेशन को हम क्या कहते? ऑपरेशन अतीस, ऑपरेशन कामयाब, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन सागर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑपरेशन हुई थी वो ऑप्शन नंबर सी है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 48, द लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें वो एक अलग डेट है, साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें वो एक अलग डेट है। तो लॉन्गेस्ट डे जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है वो कौन सी डे है? हमारा जनवरी 22, मार्च 23, दिसंबर 22, सितंबर 21। तो यहाँ पर सही आंसर है दिसंबर 22, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लंबे समय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 49, प्राइमरी रॉक्स आर द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। जो प्राइमरी रॉक्स है वो मेल्टिंग, सोलिडिफिकेशन, कैचिंग, डिजर्टिफिकेशन किसका एक रिजल्ट है जिसके प्रोसेस में हमारे प्राइमरी रॉक्स का उद्भावन हुई थी या प्राइमरी रॉक्स का प्रस्तुत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 49 जो है हमारे प्राइमरी रॉक्स रिलेटेड वो है ऑप्शन नंबर बी, सॉलिडिफिकेशन के दौरान हमारे प्राइमरी रॉक्स जो है आर रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सॉलिडिफिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 50, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ द वेस्ट इंडीज आर। जो वेस्ट इंडीज का जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं हम उसको क्या कहते हैं? टाइफोन्स, हुरिकान्स, रीता, बिलीबिली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है हुरिकान्स। जो कि हमारा वेस्ट इंडीज का जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं हम उसको हुरिकेन्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 51, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड व्हाट। जो हमारा साइंस है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का है उनको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी, एनाटॉमी, टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज द फंक्शन ऑफ न्याय पंचायत। जो कि रिलेटेड टू पीआरआईज का रिलेटेड है। अगर हम पंचायत का बात करें उसका फंक्शन के नहीं है, इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 है जैसे कि इट मेंटेन्स विलेज स्कूल्स का ये मेंटेन करते हैं या परिचालन करते हैं। इट रॉन्स हेल्थ सेंटर्स, ये जो पीएससी सीएससी होते हैं हेल्थ सेंटर पंचायत लेवल में उसका ये देखभाल करते हैं। देन ऑप्शन नंबर सी में इट गिव्स लोन्स टू द फार्मर्स, ये फार्मर्स को या कृषक को लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सी यहाँ पर सही है? जो कि न्याय पंचायत के काम नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इनमें से कोई काम न्याय पंचायत के नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 53, व्हिच वाज नोन एज द फ्रंटायर गांधी। इनमें से कौन किसको हम कहते हैं कि फ्रंटायर गांधी? जवाहरलाल नेहरू, अली ब्रदर्स, खान अब्दुल जाफर खान, जिन्ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही है खान अब्दुल गफर खान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हु इज नोन एज द फ्रंटायर ऑफ गांधी। Question number 54, who was called the grand old man of the Indian National Congress। इनमें से कौन हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का ग्रांड ओल्ड मैन कहते हैं उनको हम? लाल लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के समय है बहुत सारे लोगों जो कि हम अब खुद का अप्रोचेस लेकर खुद का मेथोडोलॉजी लेकर इंडिया को स्वाधीन बनाने के लिए आगे आई थी, उनको बहुत सारी उपाधि दिया गया था। जैसे कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहते हैं हम, बापू देश का पिता कहते हैं नेशन के। तो इसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जातीय कांग्रेस का जो ग्रांड ओल्ड मैन कहते हैं वो है हमारे
दादा भाई नारोजी को हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 55, हु वाज कॉल्ड देशबंधु? इनमें से किसको हम देशबंधु कहते हैं? लाल लजपत राय को कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद को कहते, चित्तरंजन दास को कहते या बाल गंगाधर तिलक को कहते? तो यहाँ पर हम चित्तरंजन दास को ही कहते हैं देशबंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चित्तरंजन दास वाज कॉल्ड द देशबंधु। Then question number 56, the rock which is harder than its original constituent, उसका जो ओरिजिन होते हैं उसके हिसाब से ये बहुत हार्डर कंस्टिट्यूएंट है, वो कौन सी रॉक है? ऑप्शन 4 है, जैसे कि सेडिमेंटरी रॉक्स, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स या कोल। इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है जो कि उसका ओरिजिनल से कंस्टिट्यूएंट से हार्डर है, जितना अधिक कठिन है? वो है हमारे ऑप्शन नंबर सी, मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक इज हार्डर देन इट्स ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट। देन क्वेश्चन नंबर 57, environmental pollution has taken place on a large scale in कौन से एरियाज में जो कि हमारे environmental pollution है? रूरल एरियाज में सिर्फ होते हैं, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज में होते हैं, अर्बन एरियाज ओनली। तो यहाँ पर जो हैज टेकन लार्ज स्केल में होते हैं, क्या वो चीज़ है? यहाँ पर दिया गया कि लार्ज स्केल में कहाँ पर होते हैं? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, सॉरी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वो कौन सी एरिया है? हमारे इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज जो लार्ज स्केल। अगर हम सिर्फ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं, कहाँ पर होते हैं? वो सारे चीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि लार्ज स्केल में कहाँ पर होते हैं, तो वो है इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 58, द रिलीज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड, जो प्रोसेस में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जो वाटर वेपर लीव्स में रिलीज होते हैं, इवापोरेशन, ट्रांसपेरेशन, फोर्स्ड एंड ड्यू। तो यहाँ पर वो ऑप्शन है ट्रांसपेरेशन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पंचायत? पंचायत का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हाउस टैक्स, एजुकेशन टैक्स, इनकम। तो पंचायत जो होते हैं हमारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, जो 3 टायर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सिस्टम है, इनमें से उनका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है? जो पंचायत की है, हाउस टैक्स में आता है, जो कि घर के लोग जो टैक्स देते हैं, एजुकेशन शिक्षा में जो टैक्स मिलती है, इनकम टैक्स जो होते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन टैक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हाउस टैक्स। तो हाउस टैक्स से ही हमको पंचायत का इनकम सोर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 60, ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस इज कॉल्ड बाय, जो कि हमारा दोनों हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस पार्लियामेंट में जो है, दोनों हाउस का अगर जॉइंट सिटिंग बुला जाए तो यहाँ पर कौन कहते हैं कि एक जॉइंट सिटिंग होने का उनके पास जो राइट है, वो कह सकते हैं जॉइंट सिटिंग होने के लिए? द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द डिफेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट बुला सकती है कि एक जॉइंट सिटिंग दोनों हाउस के भीतर, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, या पार्लियामेंट एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो वो है प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60 एंड 61। Which of the following is a judicial function of the parliament? पार्लियामेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फिनेंशियल, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर जुडिशियल फंक्शंस क्या है? इट कैन इम्पीच एंड रिमूव प्रेसिडेंट आउट ऑफ द ऑफिस। ये जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट के प्रोसेस है वो भी तो पार्लियामेंट में होते हैं, ये चीज जुडिशियल फंक्शन के भीतर आते हैं। इट कैन इम्पीच द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये जजेस सुप्रीम कोर्ट का जजेस को भी रिमूव कर सकते हैं। इट कैन इम्पीच द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जजेस वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो है, ये ऑप्शन नंबर सब सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सी सही है जो कि पार्लियामेंट के जुडिशियल फंक्शन के भीतर आते हैं? वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रिलेटेड टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जो जजेस का इम्पीचमेंट होते हैं वो हमारे जुडिशियल फंक्शन पार्लियामेंट के आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने टाइप है, कौन सी आर्टिकल में है,
क्या वो क्राइटेरिया है जिसके साथ हम इमरजेंसी प्रोवाइड करते हैं, वो चीज़ सिर्फ प्लीज प्लीज देख लेना हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर आप गूगल भी कर सकते हो, टाइप जस्ट इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आ जाएगी। मैं पहले से बता देती हूँ कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 50, आर्टिकल 52, आर्टिकल 60, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारा इमरजेंसी रिलेटेड है। जैसे कि फिनेंशियल इमरजेंसी होते हैं, स्टेट इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी। अगर कोई फिनेंशियल क्राइसिस हो स्टेट में, इंडिया में, तो फिनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है टोटली कंट्री में। अगर कोई स्टेट के फिनेंशियल इमरजेंसी हो तो वो स्टेट का फिनेंशियल इमरजेंसी घोषणा कर सकती है। कौन किसके पास वो राइट है? प्रेसिडेंट के पास वो राइट है। अगर हम स्टेट के बीच कलह सृष्टि हो तो वो नेशनल इमरजेंसी हो सकती है। कुछ कुछ स्टेट के साथ और कुछ स्टेट की हो, वो भी नेशनल इमरजेंसी हो सकती है। इसी टाइप का इमरजेंसी है जो कि हमारा प्रेसिडेंट के पास उनके राइट है, वो एक डिसेंट्रलाइज पावर को खत्म करके सेंट्रलाइज हो जाती है। तो यहाँ पर कितने टाइप की इमरजेंसी हो गई हमारे? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्शन, 3 टाइप की। ठीक है। Then question number 63. The transfer of heat in the atmosphere through the horizontal movement of the air is called, जो कि ट्रांसफर हीट हो रही है एटमोस्फेयर में, ठीक है, परिवेश में। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर, एयर का एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सन, एडवेक्शन, पोलराइजेशन और रिफ्लेक्शन। तो उसको हम कहते हैं जो एडवेक्शन, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होते हैं एयर की, उसके साथ हमारा ये एटमोस्फेयर के ट्रांसफॉर्म हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एडवेक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, द नॉन ग्रीन हाउस गैसेस। बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनवायरमेंटल रिलेटेड है, सारे को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, स्मॉग, ये सारी जो है, ओजोन होल, रिलेटेड टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं। हम इसको लाहापाजारली ले जाते हैं। प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली एंड रीड समथिंग रिलेटिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। कोई भी अगर आपके पास बुक नहीं है ना, तो गूगल इज देयर टू हेल्प यू थ्रू आउट द योर प्रिपरेशन। आपके प्रिपरेशन के साथ आपको हेल्प करने के लिए गूगल है। यू कैन जस्ट टाइप इन गूगल एंड आस्क फॉर योर क्वेश्चंस एंड डाउट, यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस, नॉन ग्रीन हाउस गैसेस जो कि ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सही है वो है डी, सल्फर डाइऑक्साइड इज ए नॉन ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो होता है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। Then question number 65. The study deals with interrelationship between the life forms and the environment, जो कि हमारे जीव जगत, एनिमल्स का हो, ह्यूमन का हो, उसके साथ परिवेश का जो संबंध है, उनको हम क्या कहते हैं? उनका स्टडी को हम क्या कहते हैं? जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड एंटेमोलॉजी। तो उसका ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजी, स्टडी ऑफ ecology is the study which deals with the interpersonal relationship or interrelationship between the life forms and the environment. ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 65। Now क्वेश्चन नंबर 66, द प्राइम मिनिस्टर हुज डेथ अकोर्ड आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थी, वो एक्टिंग टाइम पर उनका जो फंक्शनल पीरियड में उनका डेथ इंडिया के बाहर हुई थी। ऑप्शन सारे, इनमें से कौन आपको बताना है वो चीज, जैसे कि मिस्टर वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर। तो यहाँ पर जो है वो है हमारा, जिनका इंडिया के बाहर डेथ हुई थी, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी। ओके। क्वेश्चन नंबर 67, हु कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट। इनमें से कौन एक गवर्नर ऑफ द स्टेट के हिसाब से, या राज्यपाल कौन सी राज्य के अपॉइंट हो सकती है? द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली का सिटीजन हो तो वो अपॉइंट हो सकती है। ही मस्ट नॉट लेस देन 35 ईयर्स ओल्ड एज, वो 35 ईयर्स एज से पहले नहीं हो, 35 ईयर्स से ज़्यादा हो या 35 ईयर्स हो। ही मस्ट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राज्यपाल हो सकती है अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है। ऑल द अबव या ऑल द अबव। यहाँ पर आपको देखना है कि एम लक्ष्मीकांत अगर पढ़ रही हो आप,
वो स्टेट्स में वेरी क्लियरली लिखा है कि क्राइटेरिया ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर अपॉइंटमेंट होने की क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ही मस्ट नॉट लेस देन 35 ईयर्स। क्यों सिटीजन ऑफ दिल्ली नहीं हो सकते? क्योंकि गवर्नर सिटीजन ऑफ इंडिया हो, कोई दिल्ली स्टेट का हो अगर, वो गवर्नर नहीं हो सकते, सिर्फ दिल्ली का हो। गवर्नर सिटीजनशिप दिल्ली का भी नहीं है, हमारा वो सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया के, या अमेरिका के 2 सिटीजनशिप है या डुअल सिटीजनशिप। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी वो सही आंसर है। Question number 68. The gap between the two consecutive section of the parliament can be more than cannot be more than, दो सेक्शन के भीतर जो गैप होते उसके बाद नहीं हो सकते, उसके ज्यादा नहीं हो सकते। कौन से कितने मंथ के ज्यादा नहीं हो सकते? 2, 3, 6 या 9। 2, 6, 3, 9 कौन कितने से ज्यादा नहीं हो सकते? वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकते दोनों सेशन के भीतर एक पार्लियामेंट के। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69. द नंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा शुड बी एक्सीड, शुड नॉट एक्सीड, जो लोकसभा के नंबर है उसके ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकती है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 545 से ज्यादा लोकसभा के नंबर नहीं हो सकती, मेंबर्स नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 70. The painting called Last Supper and Mona Lisa was painted by whom? Leonardo da Vinci, राफेल, माइकल एंजेलो, वैन गॉग। तो ये चारों में से जो हमारा पेंटिंग है लास्ट सुपर एंड मोनालिसा, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फैमिलियर पॉपुलर पेंटिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मोनालिसा है एंड लास्ट सुपर है, वो इनमें से कौन वो पेंटेड किया था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लियोनार्डो डा विंसी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। So guys, this is all about the most important question. Please do practice all this question and please do practice all the previous year EMRS SSSB CTET का question. You will be find very useful. I hope. प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या यूजफुल लगे, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, लव एंड केयर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।